लेकिन मुद्दा होना चाहिए बिहार का, बिहार में भी होना चाहिए छपरा का, क्योंकि आप पूरा बिहार का विकास नहीं कर सकते, आप केवल छपरा का ही विकास करने का आपके पास पावर है। तो आप राम मंदिर पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसके बाद ये थोड़ा सा वो आउट ऑफ द लाइन आ गए हैं खेसारी। हाँ, लेकिन अभी भी बोलूंगा कि टक्कर देंगे। अच्छा, पवन सिंह ना जितना भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं बिहार में, मैंने आज तक किसी भी बड़े नेता को नहीं देखा उतनी बार, और जबकि वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। अभी वर्तमान में बीजेपी के सबसे बड़े, बीजेपी नहीं एनडीए के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, इनफैक्ट पीएम से और गृह मंत्री से भी बड़े, उनसे भी बड़े, क्योंकि जो भीड़ पवन सिंह ला रहे हैं। बिहार और झारखंड में इन दिनों सियासी गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। कारण है चुनाव। बिहार में भी बिहार विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और वहीं झारखंड में भी घाटशिला में उपचुनाव है, जो कि 11 को ही जो है मतदान है। लेकिन अब घाटशिला में क्या हो रहा है इन दिनों, क्योंकि अब कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, वैसे ही बिहार में भी कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, तो इसकी पूरी जो जानकारी है कि अब क्या होगा और क्या हो सकता है, वो सब हम अपने सहयोगी से और अपने न्यूज़ रूम में चर्चा करेंगे और इसके बारे में जितनी भी जानकारी है वो आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे शैलेंद्र सर से। सर, हम बिहार जो चुनाव चल रहा है उसको काफ़ी पास से हम फॉलो भी कर रहे हैं, तो इसको देख के अभी जो सेकंड फेज़ का चुनाव जो मतदान होने वाला है, आपको क्या लगता है, क्या अभी सब चल रहा है और क्या मुख्य बिंदु इसमें हम साबित हो सकती हैं चीज़ें? देखिए, एक तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात ये है जिसको हम फर्स्ट फेज से कंपैरेटिवली देख सकते हैं चीज़ों को, वो यही होगा जो पिछली बार हमें ट्रेंड देखने को मिला इलेक्शन के में, जो पिछली बार 8 से 9% मतदान अधिक हुए हैं, तो क्या वो इस बार 122 सीटों पे वो चीज़ें होती हैं या नहीं, जिन तरीक़ों से चीज़ों को देखा जाए, वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। जो मतदाताओं का उत्साह जो है वो उतना ही कायम रहता है या नहीं, वो सरकार के खिलाफ जाएगी या सरकार के पक्ष में जाएगी, वो अलग बात है। लेकिन जो मतदाताओं के वोटिंग का ट्रेंड फर्स्ट फेज में रहा, तो एग्जैक्टली सेम चीज़ें हमारे पास सेकंड फेज में रहती है या नहीं, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये भी है, जो इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो ऐसे ऐसे इलाकों में चुनाव हो रहे हैं जिसको लेकर के चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं के बोल बहुत बिगड़ते रहे, बिगड़े भी, कुछ अच्छे भी रहे, कुछ अच्छी चीज़ों को रहे, मुद्दे उठे, तो वो चीज़ें भी एक महत्वपूर्ण देखना हो। खासकर मैं सीमांचल की बात कहूँगा, जो सीमांचल को लेकर के एक बिहार में बहुत प्रचलित ये शब्द है। सीमांचल में जो 4 जिले आते हैं, जो कटिहार है, किशनगंज है, पूर्णिया है या फिर अररिया, तो ये 4 जिले ऐसे हैं जो पूरे बिहार में 38 जिलों में जहाँ मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा है, जो मोर देन 50% आप जिसको कह सकते हैं, कहीं पे 56 है, कहीं पे 64 है, कहीं 66 है, कहीं पे 48% है। तो उसको लेकर के सियासी गर्मी हमेशा हाई होती रही है, क्योंकि यही इसी सीमांचल इलाके में पिछली बार जो चुनाव हुए थे, वहाँ पर आप समझ लीजिए जो MIM जो पार्टी थी, AIMM जो ओवैसी की पार्टी है, उन्होंने 5 सीटें जीती थी। तो जो परंपरागत रूप से वो माना जाता था वोटर जो आरजेडी का रहा था, वो टूटा था लोगों का। और जो 2015 में जो 5 विधायक, जहाँ से 5 सीटें ओवैसी को मिली थी, वो पाँचों महागठबंधन की सिटिंग थी और वो लूज़ कर गए, तो वो लोग तीसरे स्थान पर चले। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये भी है, जो इसी फेज में मधुबनी की 10 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं, जो मिथिलांचल का इलाका माना जाता है, और पिछली बार मैथिली ठाकुर को लेकर के जो काफ़ी चर्चाएं हुई थी, जो अलीनगर से खड़ी थी, दरभंगा से, और वहाँ पे, तो वो मिथिलांचल का इलाका इसमें आता है। तो सर, इसमें जैसे कि अभी मैथिली ठाकुर का नाम आया, तो मैथिली ठाकुर से महिलाओं पे आना चाहूँगी कि पहले फेज़ में महिलाएं जो उम्मीदवार थी वो भी ज़्यादा थी और वोटिंग परसेंटेज भी था जो पिछले टाइम के मुताबिक महिलाओं का बढ़ के आया था। तो क्या लगता है कि सेकंड फेज़ में भी यही हमें देखने मिल सकता है, और उम्मीदवार महिलाएं कितनी हैं? उम्मीदवार के लगभग आप समझ सकते हैं, जो सेकंड फेज में टोटल बिहार में जो 122 सीटों पे चुनाव हो रहा है, उसमें टोटल उम्मीदवार 1302 हैं, और महिला उम्मीदवारों की संख्या एग्जैक्ट तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है जो 120 या 120 से 125 के आसपास ये उम्मीदवार है। जिसमें प्रमुख उम्मीदवारों की यदि आप चर्चा करें, तो उसमें श्रेयसी सिंह, जो शूटर रह चुकी, उन्होंने मेडल इंडिया के लिए जीता है और वो बीजेपी कैंडिडेट के रूप में। जो उपेंद्र कुशवाहा हैं, जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, वो जो 6 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उसमें से 4 या 5 सीटें वो इसी चरण में हैं। तो वो है, उनकी पत्नी है, वो सासाराम से खड़ी है। या फिर जीतन राम मांझी, उनकी समधन है, उनकी बहू है,
जो परिवार के अंदर उनको भी चर्चा उठी, तो वो 6 सीटें उनको भी मिली थी, तो 5 में तो 3 सीटों पे उनकी महिला उम्मीदवार उनके भी हैं। ज्योति सिंह काफ़ी चर्चा में रही थी, पवन सिंह की पत्नी है, वो काराकाट से चुनाव मैदान में है। लेसी सिंह है, जेडीयू की सीनियर लीडर रही है, एक्स मिनिस्टर रह चुकी है, वो चुनाव मैदान में है। तो कई ऐसे चेहरे हैं महिलाओं में भी जो काफ़ी, विभा देवी जो नवादा से कैंडिडेट है, जेडीयू कैंडिडेट है, चुनाव के ठीक पहले तक वो आरजेडी की विधायक हुआ करती थी, और उनके पति जो थे राजवल्लभ यादव, जो पिछली बार रेप केस में फंसे थे और उनकी सदस्यता चली गई थी, वो अब जेडीयू में ज्वाइन करने के बाद फिर वो आ चुकी हैं, जेडीयू से कैंडिडेट है। तो कई ऐसे चेहरे हैं महिलाओं से जो इस चुनाव में हैं। कई सीटें ऐसी है जहाँ पे प्रमुख उम्मीदवार वो महिलाएं हैं, जिसमें हाँ मतलब दोनों, जैसे आप महागठबंधन की बात कर लीजिए, एनडीए की बात कर लीजिए, तो वो दोनों महिलाएं हैं। तो ये कई इंटरेस्टिंग पॉइंट हैं इस बार के चुनाव में, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये रहेगा। और मुझे लगता है जो जिनको मतलब इस बार के चुनाव के वो बहुत रोचक पहलू, जिस पर इससे ज़्यादा वो एक पुष्पम प्रिया चौधरी की भी बातें हैं, वो भी मुझे लगता है शायद दूसरे चरण में है, या फिर दरभंगा के किसी सीट से खड़ी हुई होंगी, तब तो फिर वो उनका चुनाव पिछले चरण में हो चुका है। तो कई ऐसे चेहरे रहे हैं जो काफ़ी प्रमुखता से इस चुनावी मैदान में हैं। और जब वोट करने आएंगी तो महिलाएं निश्चित रूप से आएंगी। महिलाएं इसलिए भी आएंगी क्योंकि पिछली बार भी ये कहा जा रहा था, जो नीतीश कुमार ने जो पिछली बार जो जैसे चुनाव से पहले उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये देने का जो ऐलान किया और दिया भी है, लगभग 1.5 करोड़ महिलाओं को वो मिला भी है, तो वो जो महिला रोजगार योजना के नाम पे उसका एक है, जो यदि बहुत सारी महिलाओं में ये देखा गया, जो यदि वो सरकार वापसी करती है नीतीश कुमार की, तो फिर वो पैसा मिलना उनके लिए कंटिन्यू रह पाएगा। और तो ये एक उम्मीद तो की जा सकती है, जो महिला वोटर्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो अब जैसे कि बिहार की राजनीति किस तरीके से चल रही है, क्या कुछ हो रहा है वहाँ पे, वो सब हमें थोड़ी सी भी जानकारी मिली है, हम बाकी भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले बिहार से जो सटा हुआ राज्य झारखंड है, वहाँ पे भी घाटशिला में उपचुनाव चल रहे हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि घाटशिला में एक्चुअली हो क्या रहा है फिलहाल। तो घाटशिला को आप करीबी रूप से फॉलो भी कर रहे हैं, वहाँ पे भी चुनाव है, तो क्या कुछ वहाँ पे चल रहा है? मैं पिछले 2 दिनों से घाटशिला में ही था, वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था, जानकारी प्राप्त कर रहा था। तो खैर कल मतदान है, यानी कि 11 तारीख को मतदान है, 11 नवंबर को, बैठ जाइए अब, 11 नवंबर को मतदान होने वाले हैं। तो बेसिकली वहाँ पे 3 लोग हैं जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में हैं। सबसे पहला नाम है चंपई सोरेन के जो सपुत्र हैं बाबूलाल सोरेन, जो एनडीए के द्वारा खड़ा किए गए प्रत्याशी हैं। दूसरे हैं आपके महागठबंधन के उम्मीदवार और स्वर्गीय रामदास सोरेन के सुपुत्र सोमेश सोरेन। और तीसरे हैं जेएलकेएम यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रामदास मुर्मू। अब वहाँ का क्या माहौल है, सबसे पहले तो ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोगों को कि 300 बूथ हैं, 1200 से ज़्यादा जो इलेक्शन कमीशन ऑफिसर्स हैं जो वहाँ वोटिंग करवाएंगे या फिर उपचुनाव को सरलता से कंडक्ट करवाएंगे। 1200 लोगों को वहाँ डिप्लॉयमेंट आज ही हो चुका है, क्योंकि कल सुबह से वोटिंग है। इसके अलावा आपको क्या जानना है? इसके अलावा मुझे एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी। बाबूलाल सोरेन की आपने बात कही कि बीजेपी का क्या रहा है कि उम्मीदवार बदलते हैं। पिछली बार लक्ष्मण टुडू थे, वो जीते थे, लेकिन फिर उन्होंने बाबूलाल सोरेन को किया, वो जीते नहीं, तो उसके बाद फिर से बाबूलाल सोरेन को मतलब अपना उम्मीदवार चुनना, मतलब क्या लगता है कि इसके पास सिर्फ चंपई सोरेन के बेटे हैं या फिर मुख्य कारण और क्या हो सकते हैं? हालांकि बहुत लंबी चर्चा रहेगी, पर फिर भी देखिए, बाबूलाल सोरेन 24 के विधानसभा चुनाव में भी वहीं से लड़े थे, ठीक है, आपको पता होगा। 28 से 32 हज़ार वोट से हारे थे बाबूलाल सोरेन, हराया था रामदास सोरेन ने, हम सभी जानते हैं। लेकिन देखिए, बीजेपी का क्या है ना कि बीजेपी अभी चाह रही है कि कोल्हान क्षेत्र कह लीजिए या चाईबासा क्षेत्र कह लीजिए, वो जल्दी अपने कैंडिडेट्स को स्विच नहीं करती है, बैक करने का काम करती है बीजेपी। मुख्यमंत्री चाह रहा होता तो अलग विषय होता, क्योंकि आप हमेशा गौर करिएगा कि किसी भी राज्य में जब इलेक्शन होता है तो बीजेपी या एनडीए को मैं कह लेता हूँ, एनडीए एकमात्र ऐसी पार्टी है जो कभी भी अपना सीएम फेस अनाउंस करके नहीं लड़ती है चुनाव। अभी तक दिल्ली का आप देख लीजिए उदाहरण, आप एमपी में जो हुआ था उसका देख लीजिए। तो ये बात है। खैर, बाबूलाल सोरेन का टिकट देना सबसे बड़ा रीज़न चंपई सोरेन ही है, क्योंकि बहुत बड़े नेता हैं, झारखंड आंदोलन के बहुत बड़े क्रांतिकारी रहे हैं, झारखंड वासियों के लिए बहुत कुछ किया है, उनके सुपुत्र हैं, अच्छा बोल लेते हैं, जिसके चलते बीजेपी ने उन्हें मौका दिया है। रही बात सोमेश सोरेन की, जो महागठबंधन से, कल मैं वहाँ पे था घाटशिला में, जहाँ पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का रोड शो भी हुआ था। काफ़ी बड़ी संख्या में भीड़ भी उपस्थित थी। तो एक तरफ आप देख लीजिए कि ऐसे स्टार प्रचारक हैं जो सेंट्रल लेवल के मिनिस्टर्स हैं, शिवराज सिंह चौहान आके प्रचार कर रहे हैं,
कल मैं वहां पे था तो हटिया विधानसभा से विधायक जो है आपके नवीन जायसवाल वो भी वहां आए हुए थे, मधु कोड़ा वगैरह उपस्थित थे, बहुत बड़े बड़े लीडर्स। काफी बड़े जो है उनको प्रचार करने के लिए आए हुए थे। हाँ, लेकिन वही एक तरफ आप देखिएगा ना कि जो महागठबंधन के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं वो सीएम है, तो उनका दबदबा शायद अच्छा है या बड़ा है। अच्छा, नहीं तो घाटशिला में ये कहा, क्योंकि जयराम महतो भी जेएलकेएम के उम्मीदवार जो रामदास मुर्मू है वो हैं, लेकिन कहा गया था कि त्रिकोणीय ये लड़ाई है, जंग होने लगेगी। लेकिन अभी प्रचार जो चल रहा था उस दौरान एक चीज जो हमने सबने नोटिस की होगी, आपने भी, कि जेएमएम और बीजेपी जितने भी प्रचार कर रहे हैं उस दौरान इन्होंने एक दूसरे के ऊपर निशाना साधा, आरोप प्रत्यारोप का खेल चला। लेकिन तो कहीं ना कहीं जयराम महतो की पार्टी या फिर उनके उम्मीदवार की ज्यादा चर्चा नहीं हुई। तो क्या ये कारण इनको साइडलाइन कर दिया गया आप कहेंगे, या फिर त्रिकोणीय कह के फिर भी इन दोनों के बीच चल रहा है? देखिए, इस क्वेश्चन को हम पूरा शॉर्ट और कॉम्प्लेक्स कर देते हैं। यहाँ त्रिकोणीय मामला है ही नहीं, ठीक है। मामला दो ही पार्टीज में है, एक एनडीए एक महागठबंधन। जयराम महतो की जो पार्टी है वो अभी फंसी हुई थी आदिवासी कुर्मी वाले मामले में। आपको पता होगा जो चल रहा था, एसटी सीट है, घाटशिला की सीट है, वो एसटी सीट है, रिजर्व सीट है। और ये लोग कुर्मी बेसिकली लीड करते हैं जेएलकेएम, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। तो वहाँ पे क्या है ना, मैंने 2 दिन मैं वहाँ धरातल पर रहा हूँ। खैर अभी आचार संहिता लागू है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते इसके बारे में कि कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा है, मेरे पे काउंटर होगा। लेकिन इतना तो तय है कि मामला त्रिकोणीय नहीं है, मामला 2 पक्षों के साथ है। उसमें भी किसी एक पार्टी का पलड़ा जो है, बोलबाला किसका है ये तो बता ही सकते हैं। बोलबाला किसका है? घाटशिला गए तो बोलबाला मतलब देखिए, जहां तक मैंने लोगों से बातचीत की है, रामदास सोरेन जी का जब निधन हुआ, ठीक है, अगस्त का महीना था, उसके बाद से आप समझ सकते हैं कि लोगों में एक सिंपैथी भी है, कामकाज से लोग प्रभावित भी थे। तो बोलबाला तो खैर समझ गया, वो हाँ। तो बाकी तो जनता समझदार है। तो खैर अब घाटशिला की पूरी कहानी थी, लेकिन अब घाटशिला के बाद हम फिर बिहार पे जाएंगे। बिहार पे जाने का कारण है कि वहाँ पे 122 सीटों पे मतदान होने वाला है कुछ ही घंटों में। तो इसको हमें पूरा जानना पड़ेगा कि हॉट सीट्स वगैरह कौन सी है, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। रश्मि जी, बिहार में 122 सीटें हैं जिन पे अभी मतदान होगा कुछ ही घंटों में। हॉट सीट्स कौन सी हैं जिसपे ज्यादा चर्चा हो सकती है या जिनके उम्मीदवारों को लेके ज्यादा बातचीत की जा रही है? देखिए, हॉट सीट हम लोग कह सकते हैं बाहुबली जो है, जैसे चेतन आनंद है, और भी जो मैं नाम भूल रही हूँ, एक वीणा देवी की पत्नी है, वो भी है। और हॉट सीट में वो भी प्रमुख चेहरे भी हो सकते हैं जो काफ़ी चर्चित है अभी, जो श्रेयसी सिंह है, लेशी सिंह है हमारी, और बहुत सारे नाम भी है। और मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि जो भी चेहरे ऐसे भी हैं जो प्रचार बस कर रहे हैं लेकिन वो सामने नहीं आए। जैसे ऐसे बहुत सारे नाम मैंने जब मैं रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला, जैसे ये जो पवन सिंह है, प्रशांत किशोर हैं, और मुकेश सहनी तक भी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन वो किसी मतलब पार्टी से बस प्रचार कर रहे हैं, लेकिन लड़ नहीं रहे हैं, उनका कोई ये नहीं है। लेकिन इसमें मैं बोलना चाहूंगा, बहुत अच्छा पॉइंट जी। इन्होंने बोला जो हमने कभी डिस्कस नहीं किया। माइक दे दीजिए यार। बात यह है, पवन सिंह का जो इन्होंने जिक्र किया, ठीक है, औपचारिक रूप से आपने देखा होगा चुनाव से पहले अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई थी। लेकिन पवन सिंह ना जितना भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं बिहार में, मैंने आज तक किसी भी बड़े नेता को नहीं देखा उतनी भार, और जबकि वो चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। आप बोलिएगा यही जो आपने कहा कि पवन सिंह भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को इसका फायदा नहीं हुआ कि जितना भी बीच में ड्रामा हुआ इन दोनों का, तो ज्योति सिंह इससे और चर्चा में आ गई। वो अलग बात है पवन सिंह नहीं खड़े हुए, लेकिन ज्योति सिंह खड़ी हो गई है। ज्योति सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं। हाँ। बात समझिएगा, मेरा फैक्टर यहाँ ये होता है कि जो कट्टर फैंस होते हैं ना वो होते हैं वो तो अब ज्योति सिंह जो भी, खैर मैं तो बोलने वाला कोई नहीं होता उनके बारे में, उनका पर्सनल लाइफ है, लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ ज्योति सिंह कहीं भी गेम में नजर नहीं आएंगी आपको, ठीक है। और एक वो आगे भी नहीं बढ़ी हैं, क्योंकि ज्योति सिंह और पवन सिंह का कंट्रोवर्सी हर साल होता है। आप 3-4 साल का इतिहास देख लीजिए, हर साल होता है, अपनाते हैं, ये वो तो अलग चीज है। लेकिन ये इन्होंने जो पॉइंट कहा, पॉइंट ये था कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए की जितनी भी सीट्स हैं, जब वो उनका हेलीकॉप्टर लैंड कर रहा है तो ऐसा लग रहा है कि करीबन 20,000, 25,000, 30,000 लोगों की संख्या उनको घेर रही है। एक्टिव तो नजर आ रहे हैं वो पूरे दौरान। मैं को लगता है संभाले होंगे, लोकसभा की तैयारी में है वो, उनको विधायक, वो सांसद बनने का उनका, वो बन भी सकते थे। आपको याद होगा 24 का लोकसभा चुनाव काराकाट से चुनाव लड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा की सीट से, गलत बोल रहा हूं आप लोग बताइएगा, जिस दबदबे के साथ निर्दलीय प्रत्याशी की ओर उन्होंने अभी वो बीजेपी का जो प्रचार कर रहे हैं, मैं पर्सनली मुझे ऐसा लगा कि अभी वर्तमान में बीजेपी के सबसे बड़े, बीजेपी नहीं एनडीए के सबसे बड़े स्टार प्रचारक, इनफैक्ट पीएम से और गृह मंत्री से भी बड़े, उनसे भी बड़े, क्योंकि जो भीड़ पवन सिंह ला रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां के लोकल हैं, बिहारी हैं, तो जनता उन्हें पसंद करती है। मैं पीएम का सम्मान करता हूं, लेकिन जो भीड़ वो ला रहे हैं और कोई नहीं लगा। अच्छा पॉइंट था। अरे तो रुकिए ना, अब आप आई गए, चर्चा में आए हैं, तो मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पवन सिंह
आपने कहा कि भाई बिहार लोकल हैं, सब हैं, खेसारी भी तो खड़े, अब तो हो गया, पहले फेज का है। खेसारी का एक चीज है, खेसारी का मैं ये बोलना चाहूंगा, खेसारी कंट्रोवर्सी में आ गए। सबसे बड़ा दिक्कत है कंट्रोवर्सी ये आ गया कि राम मंदिर पे हमने एक वीडियो भी किया था न्यूज रूम से। राम मंदिर पे जो बयान हुआ उसके बाद दिनेश लाल यादव उनको काउंटर करते हुए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि कुछ उनके वाइफ के प्रति उन्होंने कहा, तो उसके बाद फिर भी तो क्या हो गया है ना, खेसारी अकेले हैं। और इधर कौन कौन है मैं बता रहा हूँ, इधर है रवि किशन, निरहुआ, मनोज तिवारी और पवन सिंह। 4 वर्सेस 1 चल रहा है। तो खेसारी बहुत अच्छे सुपरस्टार है, नो डाउट, बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है उनकी, लेकिन वो जिन मुद्दों पर बात कर रहे हैं ना, कभी कभी ऐसा मुझे पर्सनली फील होता है कि वो सर के ऊपर से जाता है। वो मुद्दों पे बात नहीं होनी चाहिए। मुद्दा ये होना चाहिए कि छपरा में पानी भर रहा है, छपरा में विकास कैसे किया जाना चाहिए। तो आप अयोध्या का मामला को समझ रहे मेरी बात को। उनका एक और ही मुद्दा निकला था ना कि जब हम अपनी पत्नी के साथ होते हैं तो हाँ, उन्होंने वो बोला था, वो फिर शब्द बाहर नहीं नहीं बोला, बोलना चाहिए, फिर बाहर हम उनको बहन की तरह प्रोटेक्ट करते। औरत तो औरत है, आप चाहे बहन, हर औरत को उस नजर से आप जरूरी नहीं है। मैं यही कह रहा था कि आप अगर बिहार के मुद्दों पर बात करते तो आप यूपी, अयोध्या यूपी में है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो योगी आदित्यनाथ हैं, लोगों को दिक्कत नहीं है। खैर मैं यहाँ धर्म वाली बात नहीं ला रहा, लेकिन मुद्दा होना चाहिए बिहार का। बिहार में भी होना चाहिए छपरा क्या, क्योंकि आप पूरा बिहार का विकास नहीं कर सकते, आप केवल छपरा का ही विकास करने का आपके पास पावर है। तो आप राम मंदिर पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप उसके बाद ये थोड़ा सा वो आउट ऑफ द लाइन आ गए हैं खेसारी। हाँ, लेकिन अभी भी बोलूंगा कि टक्कर देंगे। अच्छा चलिए ठीक है, तो अब लास्ट में बस उम्मीदवार कौन सी जिनकी चर्चा हो सकती है बता दीजिए आप लोग की सेकंड फेज में कुछ नाम जिनकी ज्यादा चर्चा होने वाली है, जिनके बोलबाला। मैंने बहुत स्क्रीन टाइम ले लिया, आप रश्मि से पूछिए। आप बता दीजिए। जी, मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे इस बार 11 या 14 मंत्री है और वर्तमान के भी 11 मंत्री है और पूर्व मंत्री 15 है जो चुनाव पर लड़ रहे हैं इस बार। और देखना दिलचस्प होगा कि इस बार भी वो रहते हैं कि नहीं, क्योंकि पिछली बार 2020 के चुनाव हमें सब पता है कि एनडीए ने ही जीता था। लेकिन इस बार भी जो स्टार प्रचारक है, जैसा कि हमारे सहयोगी हर्षित जी ने कहा कि जो पवन सिंह है वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और ऐसा दो राय नहीं है कि जो महागठबंधन से है वो लोग भी ये बहुत अच्छा प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो यहाँ पे कल ही पता चलेगा कि कौन सबसे ज़्यादा वोट से कौन कितने प्रतिशत वोटिंग परसेंटेज आती है, और 14 तारीख को पता चल जाएगा कि कौन इस बार 2025 का बिहार सरकार किसकी होने वाली है। तो ये पूरी जानकारी इससे पहले कि कुछ ही घंटे शेष रह गए हैं, वो तो हमें पता चल ही जाएगा कि किसने किसको वोट दिया, वो तो 14 को पता चलेगा रिजल्ट क्या है। पर जितनी भी हमने हॉट सीट थी उसकी भी हमने आपको जानकारी दी। उसके अलावा बाहुबली लोगों का जो है, बाहुबली लोग हैं उनका भी बोलबाला बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा कौन से उम्मीदवारों की ज़्यादा चर्चा है, कि कितने मंत्री भी हैं इस बारी, जो इस बारी ज़्यादा संख्या में है सेकेंड फेज में। तो हॉट सीट्स कौन सी है उस पर हम आपको आगे भी जो है अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में भी ये सब जानकारी देते रहेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार में बहुत ही जल्दी, यानी कि कुछ ही घंटों बाद वो दिन है जब पूरा जो है चुनाव हो जाएगा और फिर 14 को रिजल्ट आएगा। उसी के साथ घाटशिला में भी उपचुनाव है। घाटशिला में त्रिकोणीय मामला है, लेकिन साथ ही साथ जो बाबूलाल सोरेन और सोमेश सोरेन के बीच जो है वो ज़्यादा मामला गर्मा गर्मी वाला है कि इनमें से ही कौन बाजी मारेगा, ऐसा लोग कह रहे हैं। फिर ये जितनी भी हमने जानकारी आपके साथ साझा की है, इसमें अगर आपको भी कुछ लगता है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही चर्चाओं के लिए एयर नाउ देखते रहें और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।